हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू एग्जामपुर। मैं अमित पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। और आज की बात करते हैं तो विशेषतः आपको पता होगा कि लगातार पिछले कुछ दिनों से हम क्लासेज कर रहे हैं और कुछ क्लासेज के आधार पे हमने बड़े स्तर पे चीज़ों को देखा और उन्हीं आधार को कंटिन्यू करते हुए हमने प्रमुखता से देखा था कुछ एक महत्वपूर्ण पहलुओं को। उन पहलुओं की जब बात करते हैं तो उन पे आधारित करते हुए कल ही की अगर बात करते हैं तो कल आपने सेशन भी देखा होगा जिसके अंतर्गत पूर्व की क्लासेज के ऊपर आधारित हमने कुछ एक छद्म प्रश्नों के साथ आपसे वार्तालाप करने की बात की कि अगर जो यहाँ पे ये आपके क्वेश्चन का प्रारूप बनता है तो उस कंडीशन में आपको क्या संदेह है, या फिर विभिन्न पद्धति को आधारित करते हुए चाहे वो एलिमिनेशन हो, चाहे आपकी एक तरीके से कह सकते हो रिकॉलिंग प्रोसेस हो, या फिर ऑप्शन को देखने के बाद कंफ्यूज होने की प्रोसेस हो, या 50-50 की बात हो, तो उन सारे बिंदुओं में, उन सारे पहलुओं में आप उन सारे प्रश्नों का क्या सही क्रम से सही जवाब दे पाते हैं, उनको आधारित करते हुए हमने कुछ एक प्रश्नों के माध्यम से आपकी एक कह सकते हो कि वैचारिक जो आपकी अभिव्यक्ति होती है उसकी जांच हमने यहाँ पे प्रमुखता से किया था। अब अगर जो इसके आगे कंटिन्यू करने की बात करें तो जाहिर सी बात है कि हम पिछले दिनों में नदियों के चर्चा की थे और नदियों को आधारित करते हुए हमने बताया भी था कि हमारे प्रदेश में 3 प्रकार की नदियां होती हैं। पहली भाग की हमने नदियों की बात की जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियां होती हैं। अब आगे की बात करते हैं तो आगे भी क्या होगा, जाहिर सी बात है मैदानी भाग से, और मैदानी के अलावा जो हम पठारी भाग की बात करें तो यहाँ से निकलने वाली नदियों की कुछ एक चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्लास में जुड़ जाएं क्योंकि आप लोग ठीक है, आप लोग जैसे ही क्लास में जुड़ते हैं और उसके बाद क्या हो जाता है, ये क्लास आपको देखने को मिलती है। क्लियर, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कोई कह रहा है सर जी आज हम सोचे कि छुट्टी है, काहे की छुट्टी होगी, जब तक है सूरज चांद तब तक रहेगा यूपी जीके के क्लास। ठीक है, परेशान ना हो। अगर जो कोई अतिरिक्त ऐसी छुट्टी होती है या कोई ऐसा संदर्भ होगा तो उससे पूर्व आपको सूचना मिल जाएगी। ठीक है, इसके लिए बिल्कुल निसंदेह रहें क्योंकि भाई हमारे पास भी घर परिवार है, अपना तो वही है चीज़ें, तो हो सकता हो कि कभी कभी क्या हो जाता है चीज़ें आपको देखने मिले तो, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश रहती है। आपने देखा भी होगा कि हम कहीं पे भी रहें लेकिन हमारी रेगुलर क्लास होती रहती है। छुट्टी के मामले में तो आपने देखा होगा कि गलती से गलती हम क्या करते हैं, 1-2 छुट्टी कभी किए होंगे, बाकी ऐसा कभी ना होता। वो भी ऐसा होता है कि खास करके जब कोई हमारा भी पेपर वगैरह होता है या कोई ऐसा रैंडम कार्य पड़ जाता है जहाँ पे हमारी उपलब्धता एक तरीके से कह सकते हो कि सुनिश्चित ना हो पाती है, तब हम छुट्टी रखते हैं। बाकी छुट्टी का तो कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अक्कू जी कह रहे हैं कि हमने भी सर को FB पे फॉलो कर लिया है। अच्छा, तो FB पे कर लिया हो तो इंस्टाग्राम भी हम चलाते हैं, वहाँ भी कर लो। ठीक है चलो, यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसको आधारित करते हुए, खास करके नदियों की बात कर रहे थे। और नदियों के क्रम में अगर बात करते हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा, नदियाँ या जिसको हम रिवर कहते हैं, क्योंकि हमने कल इसके बारे में विस्तृत चर्चा किया और इसके ऊपर क्वेश्चन को आधारित करके हुए देखा। अगर जो देखा जाए तो विशेषतः ध्यान रखिएगा, हम अपने यहाँ पे एक चर्चा करते हैं खास करके नदियों की। तो नदियों के क्रम में हमारा दूसरा भाग कौन सा था, तो दूसरा भाग आपको मिलता है मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ। क्या होती हैं, मैदानी भाग से निकलने वाली नदियों की जब बात करते हैं तो मैदानी भाग से निकलने वाली कौन कौन सी नदियाँ होती हैं, अगर इनकी बात करें तो सबसे प्रमुख नदी आती है कौन सा, वो आपको मिलती है। सबसे पहला मिलता है विशेष करके, और उसका नाम होता है हमारे यहाँ पे पहली नदी के रूप में अगर देखा जाए तो पहली नदी होती है गोमती नदी। क्या होती है, पहली नदी हो जाती है आपकी गोमती नदी। गोमती नदी की अगर बात करते हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा, ये जो गोमती नदी निकलती है क्या हो जाती है, इस गोमती नदी का जो उद्गम होता है, ये जो गोमती नदी होती है, इस गोमती की अगर बात करें तो विशेष ध्यान रखिएगा, गोमती नदी का जो उद्गम होता है, क्योंकि हमने पीछे भी बताया था कि जो नदियों का उद्गम होता है वो एक तरीके से कह सकते हो कि प्रमुखता से कहीं न कहीं कह सकते हो कि जो नदियां होती हैं या तो किसी ताल से निकलती हैं या कोई बड़ी झील वगैरह जैसी संरचना होती है, तो उस क्रम में आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर जो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो गोमती नदी होती है इसका जो ओरिजिन होता है, अर्थात जो इसका उद्गम होता है, वो यहाँ पे एक आपको ताल देखने मिलता है। खास करके हमारा जो पीलीभीत जिला है, कौन सा, एक जो हमारा पीलीभीत जिला है वहां पे एक ताल पड़ता है जिसका नाम है गोमत ताल। क्या नाम है, गोमत ताल, और शायद इसी कारण से इसका नाम भी पड़ा है गोमत से गोमती। ठीक है, तो एक तो होता है गोमत ताल, और इसके अलावा बात करते हैं तो इसी को
कभी कभी हम फुलहर झील भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फुलहर झील की भी संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो झील जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा किया था, या तो झील होगा, या तो ताल होगा, या तो ताल तलैया होंगी। उन सब चीजों की जब बात करते हैं तो उन्हीं से क्या होगा, इस नदी का उद्गम होगा। तो इस क्रम में ध्यान रखिएगा, गोमत ताल या फिर फुलहर झील, जिसके माध्यम से क्या होता है, इस गोमती नदी का उद्गम माना जाता है प्रमुखता से। जैसा कि हमने चर्चा किया कि ये आपके कहां से, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है पीलीभीत। ठीक है, तो इस पीलीभीत में पड़ता है और वहीं से क्या होती है, इस नदी की उद्गम मानी जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। खास करके जब हम बात करते हैं अपने प्रदेश के अंतर्गत, तो हमारे प्रदेश के अंतर्गत पीलीभीत की जब बात करते हैं तो उस पीलीभीत में एक ताल पड़ता है जिसका नाम है गोमत ताल, या इसी को हम फुलहर झील कहते हैं। उसी के माध्यम से आपकी गोमती नदी का उद्गम हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि गोमती नदी यहां से तो निकलती है, लेकिन आगे अगर जो बात किया जाए तो ये आगे जाके किसी एक नदी में सहायक हो जाती है। और नदियों के क्रम में अगर देखा जाए तो ये एक जगह पड़ता है कैथी। कहाँ पे? कैथी नाम का एक जगह है, और ये जो कैथी पड़ता है, ये पड़ता है कहाँ पे? ये गाजीपुर जिले में। कहाँ पे? कैथी नाम का एक जगह है जो पड़ता है आपके गाजीपुर जिले में। ठीक है, गाजीपुर की अगर बात करें तो इस गाजीपुर में जा करके, गाजीपुर में कैथी नाम की जगह की जब बात करते हैं तो इस गाजीपुर में ये जा करके क्या करती है, आपके गंगा में मिल जाती है। तो इस तरीके से गंगा की सहायक हो जाती है। ठीक है, तो गंगा की सहायक कहां पे होती है, तो ये कैथी नाम का एक जगह है जो कि आपका पड़ता है गाजीपुर में। गाजीपुर की जब बात करते हैं तो गाजीपुर में एक लोकल लोकेशन है कैथी, और उसी कैथी में क्या करती है, ये आपके गाजीपुर में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। खास करके जब हम बात करते हैं अपने यहाँ पे किसको आधारित करते हुए, गोमती नदी। तो गोमती नदी कहां से निकली, तो ये निकली पीलीभीत जिले से, और कहां पे इसका अंतिम छोर हुआ, तो आपके गाजीपुर में प्रमुख रूप से। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, जहां पे ये कैथी में मिलती है, जाहिर सी बात है कि ये मान लेते हैं हमारी गंगा नदी है। ठीक है, और गंगा के क्रम में ये यहाँ पे क्या हो गई, आपकी मिलती है। मान लेते हैं ये कौन सी है, ये आपकी गोमती नदी है, और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये आपकी क्या है, गंगा नदी है। ठीक है, तो गंगा की सहायक हो रही है। जहां पे ये संगम होता है वहां पे एक मंदिर काफी मशहूर है। ठीक है, इस मंदिर की अगर बात करते हैं तो इस मंदिर को नाम दिया जाता है मार्कंडेय महादेव का मंदिर। क्या नाम होता है, मार्कंडेय महादेव का मंदिर। ये भगवान शिव के ऊपर आधारित करता हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर आपको मिलता है, जो कि आपका यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गोमती और गंगा का जहाँ पे क्या होता है, मिलन होता है, उस संगम के स्थल पर मार्कंडेय महादेव का मंदिर होता है, जहाँ पे बड़े स्तर पे मेला वगैरह भी लगता है। और ये लोकेशन कहाँ पे है, तो ये लोकेशन आपके कैथी में ही पड़ता है। ठीक है, इस कैथी की जब बात करते हैं तो इसी कैथी में ही प्रमुखता से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहीं पर एक बिंदु अगर जो आपको बताना चाहें, क्योंकि गोमती हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण नदी होती है। क्यों? क्योंकि इसके किनारे अगर जो देखा जाए तो हमारे प्रदेश के, अच्छा चलो किनारे बसे शहर को हम अभी लास्ट में एक साथ कर लेंगे, क्योंकि वो कंबाइंड रहेगा, एक जगह पे रहेगा, तो उससे आपको कंफ्यूजन भी ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस क्रम की हम बात करते हैं तो इस क्रम में विशेष ध्यान रखिएगा, किसकी बात की जा रही है, हमारे यहाँ पे गोमती नदी जो कि मैदानी भाग की नदी है, उद्गम गोमत ताल फुलहर झील से पीलीभीत जिले में प्रमुख रूप से कैथी जो गाजीपुर नाम का एक लेक क्वेश्चन होता है, वहां पे गंगा की ये सहायक हो जाती है। और गोमती और गंगा की जब बात करते हैं तो वहां पे ये मार्कंडेय महादेव मंदिर के रूप में खास करके देख मिलता है, जो कि एक भगवान शंकर का मंदिर है जो इसके स्थल पे आपको देख मिलता है। क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर जो बात करते हैं तो यहीं पे नदियों के क्रम में ही एक दूसरी नदी याद रखिएगा, जिसका नाम होता है खास करके सई नदी। क्या नाम होता है, सई नदी। हालांकि इससे पहले यहाँ पे एक बिंदु और बता दे, आपने एक बीच सुना होगा, चूखा बीच। क्या नाम, चूखा बीच की जब बात करते हैं, चूखा बीच, बीच मतलब आप भी जनरली जानते होंगे कि जैसे आपने गोवा सुना है ना, आपने बार बार वो गाना सुना होगा कि गोवा वाले बीच पे पता नहीं क्या करेंगे हम, मिलेंगे आंखें मीच के, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो बीच की जब बात करते हैं तो बीच मतलब क्या समझ रहा होती है, हाँ, बीच मतलब वही होता है कि जहां पे क्या होता है, पानी का क्षेत्र होता है, लेकिन पानी के माध्यम से क्या होता है, बालू एक किनारे लग जाती है और एक बड़ी खुली सी संरचना तैयार हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे चूखा बीज की जब बात करते हैं, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो चूखा बीज कहां पड़ती है, तो ये चूखा बीज आपके इसी पीलीभीत जिले में ही पड़ता है। कहां पे, इसी पीलीभीत जिले में ही पड़ता है। और ये जो पीलीभीत जिला है खास करके, तो इसी पीलीभीत जिले में ये जो आपका फुलहर झील है उसी के किनारे पर पड़ता है। ठीक है, क्या हो जाता है, अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसी पीलीभीत जिले में खास करके चूखा बीज, चूखा कह सकते हो या फिर इसको कभी कभी हम चूका भी कह सकते हैं। ठीक है,
चूका बीज या फिर इसको चूखा बीज भी कह सकते हैं। अब लोकल लोग क्या बुलाते हैं इसका नाम पता, लेकिन फिर भी चूका बीज की जब बात करते हैं तो इसका क्रम क्या देख मिलता है, तो ये आपको देख मिलता है पीलीभीत जिले में। ठीक है, तो पीलीभीत ध्यान रखिएगा, ये कई बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट का जो देखा जाए तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, अगली हमारी नदी होती है तो वो हो जाती है सई नदी के रूप में। किसके रूप में? अगली नदी होती है हमारी सई नदी। और सई की जब बात करते हैं तो ये सई नदी भी क्या है, एक मैदानी नदियों के क्रम में देख मिलती है और मैदानी भागों से निकलने वाला, ठीक है, मैदानी भागों के क्रम में अगर बात करते हैं तो मैदानी भाग से निकलने वाली नदियों के क्रम में सई नदी की जब बात करते हैं तो इस सई नदी का क्रम जो हो जाता है वो निकलती है कहां से, तो ये निकलती है, एक झील पड़ता है मैदानी भाग में ही जिसका नाम होता है भिजवान झील। कहां पे? भिजवान झील की जब बात करते हैं तो ये जो भिजवान झील पड़ता है ये आपके उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है हरदोई के रूप में। कहां पे? हरदोई जिले की जब बात करते हैं तो इस हरदोई जिले में प्रमुख रूप से आपको देख मिलता है। ठीक है, तो हरदोई जिले की जब बात करते हैं तो उस हरदोई जिले के अंतर्गत क्या हो जाता है, उस हरदोई जिले के अंतर्गत देखा जाए तो हरदोई जिले में जो झील पड़ती है भिजवान झील, वहां से आपके सई नदी का उद्गम माना जाता है। ठीक है, और इसकी अगर बात करते हैं तो ये भी आगे जाके किसी नदी में मिलती होगी। प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो ये मिलती है राजघाट का लोकेशन। कहां पे? राजघाट एक लोकेशन होता है और ये जो राजघाट लोकेशन है वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पड़ता है। कहां पे? उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पड़ता है। और यहां पे जाकर के या क्या करती है, क्योंकि जौनपुर में गोमती नदी होती है तो इस कारण से आप समझ सकते हैं कि ये गोमती की सहायक हो जाती है, गोमती की ये सहायक हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि जब नदी निकलती है क्या हो जाता है, जब नदी निकलता है, क्लियर है, जब नदी निकलता है तो नदी निकलती है आपके भिजवान झील जो कि हरदोई में पड़ता है। लेकिन जब इस नदी की बात करते हैं तो इसका नदी का अंतिम जो बिंदु होता है वो कहां पे, तो ये राजघाट नाम का लोकेशन है जो कि जौनपुर में पड़ता है और वहां पे जाकर के ये क्या करती है, गोमती नदी से मिल जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है, गोमती नदी से प्रमुख रूप से मिल जाती है। क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है, गोमती नदी की जब बात करते हैं तो वहां पे जाके ये प्रमुखता से मिल जाती है। ठीक है, तो मैदानी भाग से निकलने वाली नदियों में दो नाम काफी प्रमुख होता है जो कि चर्चा में रहता है और जो कई बार क्या करता है, प्रश्न पत्र में भी पूछा जाता है। ठीक है, अगर जो कोई एक आध आएंगे याद तो उसे भी हम कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन फिर भी अब हम तीसरे पड़ाव की तरफ चल रहे हैं और तीसरा जो हमारा बिंदु है वो है हमारे खास करके जब हम बुंदेलखंड लोकेशन की बात करें या दक्षिणी पठार की बात करें तो उस क्रम में अर्थात तीसरी बात करें तो हमारी जो पठारी भाग से निकलने वाली नदी, क्या? पठारी भाग से निकलने वाली नदियां, पठारी भाग से निकलने वाली नदी, अगर जो इनकी बात करते हैं तो इनका नाम क्या होगा, तो प्रमुखता से ध्यान रखिएगा। पहला होता है चंबल नदी। चंबल के बारे में आप अक्सर जानते होंगे क्योंकि चंबल के अगर जो बात की जाए तो चंबल इन द सेंस हमने कई बार अवनालिका अपर्दन का चर्चा जो किया था वो इसी के आधार पे किया था। ठीक है, अब भैया ग्रुप वाले थोड़ा सा सब्र कर लो, तुम्हारे ग्रुप में जाके कोई पैसा ना डोनेशन करेगा, इतना परेशान हो गए हो। अरे ठीक है, इतना अवॉइड कर लिया हमने, कर लिया, ब्लॉक करवा देंगे। अभी कल की बात है, सूरमा बैच से लगभग 5 लोगों को ब्लॉक करवाया था। उसका एक ही रीजन था, क्यों? क्योंकि वहां पे लोग गाली गलौज कर रहे थे। कुछ ना करना होता हमें, बस ये मोबाइल देख रहे हो ना, डिजिटल साधन है, यहाँ से ही सब क्लिक करना होता है, कमेंट बॉक्स में क्या कर रहा है, कौन बकैती, सीधे ब्लॉक हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास कोई प्रूफ ना होता कि आप ऑनलाइन कोर्स लिए थे कि ऑफलाइन लिए थे, इसका कोई क्लेम भी ना होता है क्योंकि ऑनलाइन कहाँ फ्रॉड हो गई, साइबर दुनिया में इतना ना होता है। ठीक है, ठीक है, तुम्हारी मनोकामना को हम समझ पा रहे हैं कि आप एक ग्रुप बनाना चाह रहे हैं जिसको चलाना चाह रहे हैं, क्योंकि ग्रुप संचालक का बहुत कायदे से इज्जत होता है। ठीक है, लेकिन इतना भी ना करो कि मतलब हृदय मचा दो, उससे इशू ना होता है। ठीक है, आपके लिंक उंक से हमारे ऊपर कोई ना प्रभाव पड़ता, लेकिन ज़्यादा जब बड़ा मैसेज आप टाइप करते हो ना तो क्या होता है, एप्लीकेशन हैंग हो जाता है। ठीक है, तो बाद में क्लास को दिक्कत होती है। क्लियर है, थोड़ा सा सब्र करो। और रही बात ग्रुप संचालक की तो बता देना, 2-1 ग्रुप हम पकड़वा देंगे तुम्हें। ठीक है, उसमें एडमिन बनवा देंगे। क्लियर है, वहाँ पे जितना मन करेगा उतना पोस्ट करते रहना। ठीक है, तो लोग कहेंगे एडमिन जी गुड मॉर्निंग, एडमिन जी गुड आफ्टरनून। ठीक है, परेशान ना हो। चलो, यहाँ पे हम बात करें किसका आधार, खास करके पठारी भाग से निकलने वाली नदियों का। ठीक है, पठारी भाग से निकलने वाली नदियों के क्रम में पहली नदी जो होती है वो आपकी हो जाती है चंबल नदी। क्या हो जाती है, चंबल नदी। इस चंबल नदी की जब बात करते हैं तो इस चंबल नदी का संबंध क्या होता है,
तो चंबल नदी का जो संदर्भ होता है वो प्रमुखता से आपको देख मिलता है। सबसे पहली बात, ये नदी कहां से निकलती है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो नदी निकलती है वो आपको देख मिलता है चरमावती क्रम में। क्या नाम होता है, एक जगह पड़ता है चरमावती, क्या नाम होता है, चरमावती। क्लियर है। चरमावती की जब बात करते हैं तो ये, चंबल की जब बात करते हैं तो ये चंबा, अगर जो देखा जाए तो चरमावती क्या होता है, इसका पुराना नाम होता है। ठीक है, इसका पुराना नाम होता है। पुराने समय की अगर बात करते हैं तो वैदिक काल में हमने पीछे चर्चा भी किया था, क्या होता है क्या कहते हैं हम यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं, पुराना नाम, यानी कि वैदिक काल की जब बात करते हैं, वैदिक काल की अगर बात करते हैं और इस वैदिक काल के अंतर्गत आपको देख मिलता है कि बहुत सारी जो पुरानी पुरानी नदियां थी उन नदियों के पुराने नाम हुआ करते थे, और साथ ही साथ बहुत सारी नदियां ऐसी थी जिनके संस्कृत नाम हुआ करते थे। तो इसी क्रम में अगर बात करें तो इस चंबल का हमें नाम देख मिलता है चरमावती। क्या नाम होता है, चरमावती की जब बात करते हैं तो ये इसका पुराना नाम हो जाता है। प्रमुखता से कहां से निकलती है, तो ये निकलती है, एक जगह पड़ता है जाना पाव की पहाड़ी। क्या होता है, जाना पाव की पहाड़ी। और इस जाना पाव की पहाड़ी की जब बात करती हैं तो ये प्रमुखता से कहां पे पड़ता है, तो जाना पाव की जो पहाड़ी पड़ती है वो आपके उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता है, बल्कि एक जगह पड़ता है महू नाम से। और इस महू की जब बात करते हैं तो ये इंदौर, और इंदौर कहां पे, तो जाहिर सी बात है इंदौर आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो आपका इंदौर का लोकेशन है वहां पे महू नाम का लोकेशन। तो विशेष ध्यान रखिएगा, किसकी बात करें तो हमारे यहाँ पे विशेषता देख मिलता है। खास करके जब बात करते हैं चंबल नदी का, तो चंबल नदी का पुराना नाम होता है चरमावती। खास करके अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है जाना पाव की पहाड़ी। और जाना पाव की पहाड़ी के बाद अगर बात करते हैं तो ये लोकेशन कहाँ पे है, तो जहाँ पे आप जानते हैं भगवान खास करके भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ है, तो वहां पे आपको इसका क्रम देख मिलता है जो महू नाम का लोकेशन है। तो महू इंदौर के पास पड़ता है, खास करके मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका क्रम आप ध्यान रखिएगा। वैष्णवी तिवारी कर रही हैं, सर सही से पढ़ाओ, समझ नहीं आ रहा है, कैसे लिखें प्लीज सर। एक चीज बता दो यार, सही से कैसे पढ़ाएं, कल से कोशिश करेंगे। एक हम संदर्भ रखेंगे, इनसे बोल देंगे कि ऊपर एक क्या करें, प्लेटफॉर्म डेवलप करें जिसमें हम क्या कर पाएं, क्योंकि इस तरीके से पढ़ाते तो हो सकता हो कि सामने चीजें दिख रही होती हैं, हम क्या करेंगे उलट करके पढ़ेंगे। इन द सेंस हमारे पैर हो जाएंगे ऊपर और हम क्या होंगे, लटक के पढ़ाएंगे। जैसे आपने देखा होगा ना विक्रम बेताल में, तो भूत ऊत क्या होते हैं, ऊपर लटके रहते हैं और नीचे दिखते रहते हैं। तो उस तरीके से चीजों को हम देखेंगे, मतलब सही से कहा पढ़ाएं। इतना कायदे से लिखा हुआ है कि चंबल नदी, चंबल में, अब चंबल को हम तोड़ के बताएं का, चा आधा माँ बा ल मिला के चंबल, फिर न द पे बड़ी की मात्रा दी, चंबल नदी, चंबल नदी। क्लियर, चंबल नदी कहां से निकलती है, पुराना नाम क्या है, चंबल नदी को पुराने समय में चरमावती नदी कहा जाता था। या करे अलावा अगर जो बताएं तो ये चंबल नवा का जो संदर्भ होता है कहां से निकलती है, हद है पूरी तरीके से। नोट कैसे बनाए, नोट ऐसे बनाओ ना कि वर्ड में बनाओ। हमने कौन सा नोट का पहाड़ बना दिया, बुक थोड़ी ना हमें छापनी है, बुक छापनी होती है तब चीजों को नोट करना पड़ता लंबा लंबा। भाई लास्ट में रिवीजन भी तो करना होगा। अगर जो इस कीवर्ड फॉर्मेट में लिखोगे तो सीधी सी बात है बहुत होगा। नदी वाला जो चैप्टर होगा जो लिखने पे 2-3 पेज में आता, कायदे से अगर जो देखा जाए तो 1 या 2 पेज में सिमट के रह जाएगा, तो रिवीजन करने में कौन सा आसान होगा। अब एक चीज बता दो, इस बिंदु को देखने के बाद कौन सा कंफ्यूजन वाला बिंदु है, चंबल नदी। चंबल नदी देख लिए तो चंबल के बाद अब ध्यान आना चाहिए पुराना नाम, अच्छा इसका मतलब पुराना, इसका नाम चरमावती होता है। बाकी हमें नहीं पता है तो जाना पाओ पहाड़ी, महू, महू मतलब लोकेशन हो गया, लोकेशन से मतलब क्या होगा, निकलेगी, हद पूरी तरीके से। चलो चलो यहां पे कोई बात करते हैं तो इसका क्रम विशेष ध्यान रखिएगा। खास करके चरमावती इसका पुराना नाम होता है, और साथ ही अगर बात करें तो जाना पाव की पहाड़ी महू इंदौर मध्य प्रदेश से निकलती है।
अब बात आती है कि हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है। तो ध्यान रखिएगा, एक जगह पड़ता है औरैया, औरैया जिले की अगर बात करें तो इस औरैया जिले में क्या करती है, ये हमारे प्रदेश में प्रवेश करती है। और औरैया का जो एक लोकेशन होता है मुरादगंज, कहाँ से, औरैया के मुरादगंज से ये आपके प्रवेश करती है। औरैया में एक जगह पड़ता है मुरादगंज, वहां से आपके प्रवेश करती है। और वहीं पर एक जगह पड़ता है पंचनदा, क्या नाम होता है, वहीं पर एक जगह पड़ता है जिसका नाम है पंचनदा। और पंचनदा की जब बात करते हैं तो इस पंचनदा की जब बात करते हैं तो इस पंचनदा लोकेशन में क्या करती है, आपके यमुना से मिल जाती है। पंचनदा स्थान पर यह क्या करती है, यमुना में मिल जाती है। तो इस तरीके से यमुना की सहायक हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पे बात की जा रही है चंबल नदी, और चंबल के बारे में आप बड़े स्तर पे जानते हैं खास करके। तो चंबल का जो आपका क्रम हो जाता है वो किसके रूप में होता है, तो जाना पाओ की पहाड़ी, महू, इंदौर, मध्य प्रदेश से। औरैया के मुरादगंज की जब बात करते हैं तो पंचनदा स्थान पे यमुना में मिल जाती है। आज के लिए आपके पास एक टास्क होगा, ठीक है, और वो टास्क होगा विशेष करके जितने लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कुछ नोट तो बना ही रहे होंगे, नहीं बना रहे तो बहुत अच्छी बात है, भगवान ने मालिक है। लेकिन अगर जो आप नोट बना रहे हैं तो आप अपने नोट को हमारे पास सेंड करेंगे, इंडिविजुअल हमारे पास सेंड करेंगे। उसका माध्यम होगा चाहे जिसके पास व्हाट्सएप नंबर होगा, चाहे फेसबुक होगा, चाहे आपका टेलीग्राम होगा, चाहे इंस्टाग्राम होगा, सब पे हम उपलब्ध है। यूपीजी के भाई अमित पांडे, उसके माध्यम से आज हमारे पास सभी लोग भेजेंगे, देखेंगे कितना क्या करते हो। ठीक है, ये बकैती हमें ना समझ में आएगी, हम देखेंगे ना आज कि नोट बनाते हो कि केवल क्लास में आते हो कोर्स खरीद करके। यहाँ पे हम बात करें किसका, औरैया के मुरादगंज की जब बात करते हैं तो वहां पे पंचनदा के स्थान पर यमुना में क्या करती है, ये आपकी प्रमुखता से मिल जाती है। क्या करती है, यमुना में आपकी ये मिल जाती है। क्लियर है। अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसकी कुछ सहायक नदियों की अगर बात करें तो इसकी भी कुछ क्या होती हैं, सहायक नदियां हैं। और सहायक नदी की जब बात करते हैं तो सहायक नदी कौन कौन सी होती है, तो विशेष ध्यान रखिएगा, आपको देख मिलता है एक तो है काली सिंध, क्या नाम होती है, एक है आपकी काली सिंध। इसके अलावा अगर बात करें तो यहीं पे ध्यान रखिएगा सिप्ता, काली सिंध और फिर आपका सिप्ता। साथ ही अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा पार्वती और बनास, क्या नाम होता है, एक नदी होती है जिसका नाम होता है पार्वती, और पार्वती के अलावा अगर बात करें तो यहीं पे ध्यान रखिएगा बनास। तो इस तरीके से ये प्रमुख नदियां क्या हो जाती हैं, ये प्रमुख नदियां इनकी सहायक हो जाती हैं। क्लियर। अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसका क्रम क्या हो जाता है, ये कह रहा है सहायक नदियों के क्रम में तो काली सिंध नदी जो कि सिप्ता, पार्वती, बनास, इसके क्रम में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके क्रम में आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलता है किसका क्रम, खास करके जब हम बात करते हैं चंबल नदी का। और आप भी जानते हैं चंबल हमारे यहाँ पे काफी मशहूर है, क्यों, क्योंकि जब हम बात करते हैं अपने पश्चिमी क्षेत्र की तो वहां पे आपके चंबल के बीहड़ क्या होते हैं, चंबल के जो बीहड़ आपके बड़े स्तर पे निर्मित होते हैं वो आपके इसी क्रम में आपको देखने को मिलते हैं। क्या हो जाता है, खास करके जब बात करते हैं तो चंबल के बीहड़ की जब बात करते हैं तो वहां पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हैंड राइटिंग सही नहीं है अब शाहजहां वाली कंडीशन तो है ना कि हम ताजमहल बनवा रहे हैं, अपने कारीगरों का हाथ कटवा ले। ठीक है, हमारी जो राइटिंग है वो परफेक्ट है, नहीं तो अगर जो बहुत साफ लिखने लगेंगे तो परवरदिगार क्या करेंगे, हाथ ही कटवा लेंगे, कहेंगे कि ऐसा करो, हम हिंदी पढ़ा रहे हैं या फिर कृषि पढ़ा रहे हैं, हमारी क्लास में बैठ के तुम लिखो, इतना साफ लिख रहे हो, या तो अपने हाथ हमें दे दो ठाकुर, वो वाला सीन थोड़ी ना हमें कराना है। तो इस वजह से ज़्यादा साफ ना लिखते हैं, नहीं पता चले कि हमारे हाथ कटवा लिए जाएँ। ठीक है, चलो यहाँ पे हम बात करें कि इसको आधारित करते हुए चंबल नदी को। ठीक है, तो चंबल नदी का क्रम विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट को बात करते हैं तो यही नदियों के क्रम ही ध्यान रखिएगा। अगली नदी का जो क्रम होता है बीहड़, मतलब वही हमने बताया था कि वो जो जंगल में क्या होती है, अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन की जब बात करते हैं तो इस कारण से काफी फेमस हो जाता है। ठीक है, अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन की जब बात करते हैं तो ये अवनालिका अपर्दन का स्वरूप यहाँ पे बड़े स्तर पे क्या हो जाता है, ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्रम अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, अगली नदी का जो संदर्भ होता है वो आपको मिलता है बेतवा नदी के रूप में। किसके रूप में, अगली नदी हो जाती है आपकी बेतवा नदी।
बेतवा नदी। बेतवा नदी की अगर बात करते हैं तो इसका पुराना नाम क्या है या प्राचीन नाम क्या है, तो इसको हम बेत्रवती भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बेत्रवती भी कहते हैं। ठीक है, बेतवा नदी की जब बात करते हैं तो इस बेतवा नदी का पुराना नाम हो जाता है, वो आपको मिलता है बेत्रवती नदी के रूप में। ठीक है, बेत्रवती नदी की जब बात करते हैं तो उसका क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बेत्रवती नदी की जब बात करते हैं तो इस बेत्रवती नदी के रूप में आपको मिलता है खास करके किसका क्रम? बेतवा नदी का। ठीक है, बेतवा नदी की जब बात करते हैं तो इस बेतवा नदी का क्रम आपको देखने मिलता है। सहायक मतलब एक तरीके से कह सकते हो सहायक इन द सेंस, जो क्या करती है किसी के साथ मिल करके चलती है। जैसे मान लेते हैं ये हमारी क्या है, कोई मूल नदी है और इसमें आकर के कोई छोटी नदी मिल जा रही है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसकी सहायक कही जाएगी। क्योंकि आप में जानते भी हैं कि हमारे यहाँ पे कोई एक मूल नदी ना होती है, छोटी छोटी नदियों के धाराएं मिल करके एक बड़ी संरचना बनाती हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। खास करके जब हम बात कर रहे हैं बेतवा नदी या जिसका क्रम हो जाता है बेत्रवती नाम के रूप में। प्रमुख अगर देखा जाए तो इसका उद्गम कहां पे माना जाता है, तो इसका उद्गम माना जाता है एक जगह पड़ता है कुमरा गांव। क्या नाम होता है? कुमरा गांव की जब बात करते हैं तो ये कुमरा गांव से क्या करती है, इस नदी का उद्गम माना जाता है। और इस कुमरा गांव की जब बात करते हैं तो ये कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है आपके रायसेन में। कहां पे? रायसेन की जब बात करते हैं, रायसेन अर्थात ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक लोकेशन, एक जिला है रायसेन, और उसी रायसेन के कुमरा गांव से क्या होती है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। प्रमुखता से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश से निकल रही है, लेकिन हमारे प्रदेश में कहां प्रवेश करती है, तो हमारे प्रदेश में एक जगह पड़ता है हमीरपुर, और इसी हमीरपुर में प्रवेश करती है, और इसी हमीरपुर में ही क्या करती है, ये यमुना नदी में मिल जाती है। कहां पे? ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो निकलती तो आपके मध्य प्रदेश में है, लेकिन आपकी क्या होती है, ये आपके हमीरपुर लोकेशन के साथ यमुना नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बेतवा नदी या जिसको हम बेतवती नहीं कह रहे हैं, खास करके जिसका क्रम होता है, ये निकलती है मध्य प्रदेश। अच्छा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये दक्षिणी भाग वाली नदियां मध्य प्रदेश से क्यों निकल रही हैं, तो ध्यान रखिएगा ये मध्य प्रदेश से निकलने का क्रम कहीं ना कहीं कह सकते हो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण भी होता है। जनरली आप जानते हैं, ठीक है, जनरली आप जानते भी हैं कि हमारे यहाँ पे जो क्रम देख मिलता है किसका, खास करके जब इस नदी की बात की जाती है तो इस नदी का क्रम विशेषता आपको देख मिलता है, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इस नदी का क्रम जनरली अगर जो देखा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि इसको आधारित करते हुए अगर जो बात किया जाए तो पठार वाला जो क्षेत्र है, दक्षिणी पठार, तो दक्षिणी पठार तो ज्यादा मात्रा में क्या है आपके इसे मध्य प्रदेश और फिर आपके उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में है। ठीक है, तो इस कारण से इसका नाम देखने को मिलता है। क्लियर? अब अवनालिका अपर्दन यहाँ पे हम बता देंगे, तो फिर नदी वाला जो मिट्टी वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें हम क्या करेंगे? हाँ, जाहिर सी बात है, आप अगर जो रेगुलर क्लास देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पिछली क्लासेस को रिपीट करने का तब मतलब होता है जब आप क्लास में रेगुलर रहते हैं। ठीक है, अब आप क्लास में आए ही नहीं, देखे नहीं, तो फिर उसको क्या कहा जाए, बता दो। चलो, यहाँ पे क्या कर रहा है, खास करके बेतवा नदी। बेतवा के बाद अगर देखा जाए तो आपकी अगली नदी होती है जिसको हम नाम देते हैं सिंध नदी। क्या बोलते हैं? अगली नदी बोली जाती है आपकी सिंध नदी। और सिंध की अगर बात करते हैं तो इस सिंध का जो संदर्भ होता है वो आपको देख मिलता है, पुराने समय में इसको काली सिंध नदी भी कहा जाता था। क्या बोला जाता था? इस सिंध नदी को हमारे यहाँ पे पुराने समय में काली सिंध नदी भी कहा जाता था, अर्थात इसका पुराना नाम काली सिंध के रूप में आपको देखने को मिलता है। प्रमुख अगर देखा जाए तो ये कहां से निकलता है, तो ये निकलता है आपके टोंक जिला से। कहां से? टोंक जिला। खास करके अगर देखा जाए तो टोंक नाम के जिला, खास करके अगर देखा जाए तो ये प्रमुखता से आपके नैनवास नाम के लोकेशन है। टोंक जिला के नैनवास नाम के प्लेस से निकलती है, और ये जो प्लेस पड़ता है वो आपके राजस्थान में पड़ता है। कहां पे? राजस्थान की जब बात करते हैं तो उस राजस्थान में प्रमुखता से ये प्लेस आपको देख मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। खास करके जब बात करें कि हमारे प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है, हमारे प्रदेश की जब बात करते हैं तो हमारे प्रदेश के अंतर्गत टोंक जिला नैनवास के रूप में राजस्थान में देखने को मिलता है। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? हमारे यहाँ पे खास करके बात की जा रही है आपके प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, आपके प्रदेश के अंतर्गत टोंक जिला नैनवास जो कि राजस्थान से निकलती है। कहां से? राजस्थान से प्रमुखता से निकलती है। क्लियर?
अब जाहिर सी बात है कि जब राजस्थान से निकलती है तो हमारे प्रदेश में भी कहीं प्रवेश कर रही होगी। कहां से? तो ये आपके जगमनपुर से। कहां से? जगमनपुर की जब बात करते हैं तो इस जगमनपुर में हमारे प्रदेश में प्रवेश करती है। और जगमनपुर की जब बात करते हैं तो इस जगमनपुर जो आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये पड़ता है जालौन जिले में। कहां पे? जालौन जिले के अंदर विशेष पड़ता है। और इसी जगमनपुर जालौन की जब बात करते हैं तो वहां पे ये क्या करती है? यमुना की सहायक हो जाती है। क्या करती है? यमुना नदी की सहायक, अर्थात यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, यमुना नदी में मिल जाती है। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पे जब बात कर रहा है जगमनपुर अर्थात जालौन का लोकेशन, तो इससे जगमनपुर जालौन की जब बात करते हैं तो वहां पे क्या करती है? ये जाके यमुना नदी में मिल जाती है। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। खास करके जब बात करते हैं सिंध नदी, या जिसको हम काली सिंध बोलते हैं, टोंक जिला नैनवास नाम के लोकेशन राजस्थान से ये आपको देख मिलता है। वहां से इसकी कह सकते हो कि उद्गम होता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए, ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पे जब ये निकलती है तो इस क्रम में जगमनपुर जालौन से यमुना नदी में मिल जाती है। क्लियर है? चलेगा। यहीं पर अगर देखा जाए, ठीक है, अगर जो यहीं पर देखा जाए तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगली नदी के संदर्भ में, और जो अगली नदी का संदर्भ होता है वो विशेषता क्या होता है? तो अगली नदी संदर्भित होती है हमारी टोंस नदी के रूप में। किसके रूप में? अगली नदी हो जाती है आपकी टोंस नदी के रूप में। और टोंस नदी की जब बात करते हैं तो ये टोंस नदी कहां से निकलती है या फिर इसका नाम क्या होता है? तो विशेष ध्यान रखिएगा, ये जो टोंस नदी प्रमुखता से आपको दे मिलती है। ठीक है, मार देंगे अभी छोटे लाल। ठीक है, ससुरा देखो अपना नंबर डाल रहा है, बकैती ना करो। ठीक है, मतलब अपना नंबर डाल के बोल रहा है कि सर ये सर का नंबर है। हम काहे देंगे किसी को नंबर अपना? और नंबर देने की कोई यहाँ पे ज़रूरत ना होती। हमने बोला ना, जुड़ना इतना शौक है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे जोड़ लोगे, यूपी जी के भाई अमित पांडे मिल जाएंगे। नंबर उम्बर ना किसी को देते हैं, परेशान ना हो। किसकी बात करें? टोंस नदी। और टोंस नदी की जब बात करते हैं तो टोंस नदी का पुराना नाम क्या होता है? तो टोंस नदी प्रमुखता से आपको देख मिलता है तमसा नदी के रूप में। किसके नदी के रूप में? तमसा की जब बात करते हैं तो इस तमसा के रूप में आपका क्या हो जाता है? ये प्रमुखता से आपको देख मिलता है। ठीक है, तमसा की जब बात करते हैं तो तमसा के रूप में आपको प्रमुख रूप से देख मिलता है। खास करके जब बात करते हैं टोंस नदी का क्रम, और जाहिर सी बात है कि तमसा इसका पुराना नाम था, तो जाहिर सी बात है कि किसी एक तरीके से कह सकते हो कि इसी तरीके से कोई आपका कुंड होगा या फिर कोई ऐसी व्यवस्था होगी जिससे ये नदी निकल रही है। तो ध्यान रखिएगा, इस तमसा की जब बात करते हैं, जो कि टोंस का पुराना नाम था, इसकी जब बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे देख मिलता है एक जगह, खास करके तमसा कुंड के नाम से। किसके नाम से? तमसा कुंड की जब बात करते हैं तो इस तमसा कुंड से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और ये तमसा कुंड कहां पे? तो ये मैहर नाम के लोकेशन में। कहां पे? मैहर की जब बात करते हैं तो मैहर नाम के लोकेशन में तमसा कुंड आपको देख मिलता है। और वहीं से क्या होता है? ये आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? साथ ही साथ अगर जो देखा जाए, ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहां पे एक बिंदु देख मिलता है। इस तमसा की जब बात करते हैं तो ये आपको देख मिलता है एक जगह, चूंकि निकल रही है मैहर से, लेकिन हमारे प्रदेश में इसका क्या पर्याय होता है? तो हमारे प्रदेश में एक जगह पड़ता है खास करके सिरसा। और इस सिरसा की जब बात करते हैं तो ये सिरसा कहां पे है? तो ये वर्तमान में आपके प्रयागराज में पड़ता है। ठीक है, वर्तमान अगर जो प्रयागराज की जब बात करें तो इसी प्रयागराज में सिरसा नाम का लोकेशन होता है। और इसी सिरसा में आकर के ये क्या करती है? ये गंगा नदी में मिल जाती है। कहां पे? गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। खास करके जब बात करें किसका? टोंस नदी का क्रम, तो टोंस नदी के आधार पर अगर बात करें तो टोंस नदी का क्रम हो जाता है किसका नाम? तमसा, पुराना इसका नाम होता है। तमसा कुंड मैहर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। सिरसा जो कि प्रयागराज में पड़ता है, वहां पे क्या करती है? ये गंगा नदी में मिल जाती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे एक जलप्रपात होता है जिसका नाम है बिहार जलप्रपात। क्या नाम है? बिहार जलप्रपात। और इस बिहार जलप्रपात की जब बात करते हैं तो इस बिहार जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ये कई बार पूछा गया है। और ये जो बिहार जलप्रपात है, जलप्रपात आप भी जानते होंगे, झरने की जब बात करते हैं, ठीक है, झरने की जब बात करते हैं तो झरना जो विशेषता आपको मिलता है, जो कहीं ऊंचाई से गिरता है, तो इस बिहार जलप्रपात की जब बात करते हैं तो ये इसी के ऊपर आधारित है। और इसकी अगर जो ऊंचाई की बात करें तो ये आपको देख मिलती है 110 मीटर। कितना? 110 मीटर की जब बात करते हैं तो इसका क्रम आपको देखने को
मिलता है। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, खास करके जब बात करते हैं हमारे प्रदेश के अंतर्गत इस टोंस नदी का क्रम। ठीक है, टोंस नदी की जब बात करते हैं तो उसका क्रम आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? चलेगा। इसके अलावा बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, अगली नदी हो जाती है आपकी सोन नदी। क्या हो जाती है? अगली नदी का जो क्रम आपको मिलता है वो हो जाता है आपका सोन नदी। और इस सोन नदी की जब बात करते हैं तो सोन नदी का पुराना जो नाम था, ये भी ध्यान रखिएगा, इसको पुराने समय में स्वर्ण नदी भी कहा जाता था। क्या बोलते थे? इसको हम स्वर्ण नदी भी कहते थे। क्लियर? विशेष ध्यान रखिएगा कि इस स्वर्ण नदी या फिर सोन नदी की जब बात करते हैं तो इसका क्रम विशेष ध्यान रखिएगा कहां से निकलती है, तो ये निकलती है हमारे प्रदेश में एक जगह पड़ता है, खास करके शेष कुंड। क्या नाम होता है? शेष कुंड। और इस शेष कुंड की जब बात करते हैं तो ये अमरकंटक की पहाड़ी में पड़ता है। कहां पे? अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी आप विशेष जानते होंगे, क्यों? क्योंकि अमरकंटक की पहाड़ी जो स्थित है वो कहां पे स्थित है, तो ये आपके मध्य प्रदेश लोकेशन में होती है। और यहीं से कह सकते हो कि आपका हमारे यहाँ पे जो एक बिंदु होता है किसका? नर्मदा नदी का। तो नर्मदा नदी भी क्या हो जाती है, ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। खास करके जब बात करें शेर कुंड, क्या शेष कुंड की जब बात करते हैं तो शेष कुंड आपके अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नदी की लंबाई, एक्चुअली नदी की लंबाई लिखवाने को तो लिखवा दें, लेकिन नदियों की लंबाई पूछी ना गई है तो इस कारण से हम ना लिखवा रहे थे। ठीक है, दो जो महत्वपूर्ण नदियां थी उनके बारे में हमने लिख दिया। क्लियर है? दो जो बहुत महत्वपूर्ण नदियां थी उनको हमने लिख दिया था, गंगा और यमुना। ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमने कभी ऐसा देखा नहीं कि नदियों के लंबाई पूछे गए हों, तो इसी कारण से नहीं बता रहे थे। क्लियर? नहीं पता चले आप लोग और कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सी नदी कितनी लंबी है। ठीक है, इसी कारण से हम उसको अवॉइड कर रहे थे। क्लियर है? ये जो बिहार जलप्रपात की बात करते हैं तो बिहार जलप्रपात जाहिर सी बात है, बिहार जलप्रपात क्या हो जाता है? बिहार जलप्रपात ऐसा ना है कि बिहार में स्थित है, यह हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो यहां तक ध्यान रखिएगा। तो बिहार जलप्रपात गरिमा सिंह ये आपके बिहार में ना पड़ता है, बल्कि ये आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और खास करके ये जो आप देख पा रहे हैं ना टोंस नदी, तो इस टोंस नदी के ऊपर देख मिलता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन नदी। सोन नदी या जिसको हम स्वर्ण नदी कहते हैं, खास करके अगर देखा जाए तो ये आपके शेष कुंड, जो शेष कुंड नाम का एक लोकेशन है, खास करके एक कुंड है, उस कुंड से ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी में। और प्रमुखता से देखा जाए तो हमारे प्रदेश के एकमात्र जिले अर्थात सोनभद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, तो सोनभद्र जिले से प्रवेश करती है और सोनभद्र जिले से निकल भी जाती है। तो सोनभद्र एकमात्र जिला अगर जो देखा जाए तो उससे होकर के ये गुजरती है। ठीक है, सोनभद्र एकमात्र जिले से क्या होती है, ये नदी आपकी गुजरती है। प्रमुखता से अगर देखा जाए तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जब हम सोनभद्र और सोन नदी की बात करें तो ये सोनभद्र से तो होकर निकलती है, लेकिन अगर जो यहीं पर बात करें किसको आधारित करते हुए कि ये आगे जाकर के किसी एक नदी की सहायक होती होगी, तो ये सहायक होती है पटना। बिहार की राजधानी जो आपकी है पटना, तो उस बिहार में क्या करती है, ये जाके गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस तरीके से कह सकते हो कि गंगा की सहायक हो जाती है। क्या हो जाती है? गंगा की सहायक ये प्रमुखता से हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पटना बिहार की जब बात करते हैं तो वहां पे जाके गंगा नदी में मिल जाती है, तो इस कारण से ये आपकी गंगा की सहायक देखने को मिलती है। क्लियर? अगर जो इसकी कुछ सहायक की बात करें तो इसकी कुछ सहायक नदियां, और सहायक नदी की जब बात करते हैं तो सहायक नदी कौन कौन सी, तो विशेष ध्यान रखिएगा, सहायक नदी के रूप में प्रमुखता से आपको मिलता है खास करके रिहंद, इसके अलावा कनहर, रिहंद और इसके अलावा कनहर। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपका उत्तरी कोसल, उत्तरी कोसल, बनास, ठीक है, उत्तरी कोसल और फिर आपकी बनास। इसके अलावा बात करते हैं तो यहीं पर ध्यान रखिएगा गोपद एक और नदी होती है छोटी सी। अब आप सोच रहे होंगे इन सब नदियों के बारे में क्यों ना बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात भाई, हमारे यहाँ पे छोटी सी कोई नदी निकलती है, नाला निकलता है, तो उसका भी नाम दे दिया जाता है। जैसे दिल्ली में हम जब शुरू में जुड़े थे, रियल बता रहे हैं, मतलब दिल्ली में जब पहली बार आए तो पहली बार आने पे वही वाली रन मूवी वाली सीन हुई थी हमारे साथ भी।
कि यमुना नदी बता के गंगे नाले में डुबा दिया। तो यहाँ पे एक नाला पड़ता है जिसका नाम है नजफगढ़ नाला, ठीक है। लेकिन वास्तविक अगर जो कोई पहला व्यक्ति देखेगा तो उसे महसूस होगा कि यही यमुना नदी है। क्यों? क्योंकि ससुरा इतना लंबा चौड़ा बना है। नाला, नाला मतलब समझते हो ना, गंदा पानी जहाँ से निकलता है। उस नाले की अगर जो औसत चौड़ाई की बात करें तो कम से कम 20 से 30 मीटर चौड़ी होगी। कौन सी नदी इतनी लंबी होती है? इवन आप जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी छोटी छोटी नदियां, आमी नदी है, इसी तरीके से और भी कई सारी नदियां हैं, सई नदी है और कई सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो कि विलुप्त के कगार पे हैं। और जैसे बरसात होती है तुरंत क्या हो जाती है, निकल जाती हैं और बाद में क्या हो जाती है, ये नदियां सूख जाती हैं। तो इन तरीके से बहुत सारी नदियों की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल उनकी बात करें जो काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक आध बार प्रश्न पत्र का हिस्सा भी बनी है या कभी चर्चा में भी रहती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। खास करके इसकी सहायक जो है रिहंद, कनहर, उत्तरी कौशल, बनात और फिर आपका गोपद, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर? बाकी अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे ही नदियों के क्रम में ये कुछ प्रमुख नदियां आपको देख मिलती हैं। अब नदियों के बारे में अगर जो यहीं पर हम 2-3 चीजों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, खास करके किसकी बात की जा रही है, हमारे यहाँ पे नदियों की जब बात करते हैं तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, नदियों के बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। जैसे अगर जो हम अपने प्रदेश की बात करें तो आप भी जानते हैं एक बिंदु तो सर्वथा सत्य है कि प्रदेश की और देश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी क्या हो जाती है, सर्वाधिक प्रदूषित नदी की जब बात करते हैं तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी हो जाती है? तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वो वर्तमान में क्या है, वो आपकी कन्नौज नदी है। कौन सी? यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी की जब बात करते हैं तो ये क्या हो जाती है, देश की अब तक की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। और ये प्रश्न पत्र में तो पूछा जाता है, आपको भी पता है, मोस्ट पोल्यूटेड आपके रिवर के रूप में क्या होता है, मोस्ट पोल्यूटेड रिवर की जब बात करते हैं तो उसका क्रम ध्यान रखिएगा, वो आपका क्या हो जाता है, यमुना नदी के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। यमुना नदी की अगर बात करते हैं तो दिल्ली से भी, आगरा से भी और कई सारे शहर इसके किनारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहीं पर ध्यान रखिएगा, हमारे प्रदेश में गंगा नदी भी प्रदूषित है। गंगा नदी की जब बात करते हैं तो ये भी आपकी प्रदूषित है। कहां से? तो ध्यान रखिएगा, एक एग्जैक्ट लोकेशन है, कहां से, थोड़ी दूर में, अर्थात कन्नौज से लेकर के बनारस। कहां से? कन्नौज से लेकर के बनारस की जब बात करते हैं तो उसके बीच में आपकी गंगा नदी प्रदूषित है। गंगा नदी प्रदूषित है, मतलब पूरी नदी ना प्रदूषित है बल्कि कुछ एक क्षेत्र में क्या है, ये नदी प्रदूषित है, जहां पे क्या होती है, आपकी बीओडी की मात्रा कम हो जाती है। बीओडी आपने सुना भी होगा, आराम से ना पढ़ाओ यहाँ, ठीक है। अच्छा, तो क्या करें फिर? आराम से नहीं पढ़ना तो अभी क्लास बंद कर दो, तुम्हारे पास तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ये क्लास बाद में वो होता ना, उस पर +2 × 2 इस टाइप का, तो बाद में स्पीड से लेकर देख लेना, परेशान मत हो। क्लियर है? अब जो हमारी तरीके हैं, जो हमारी स्टाइल है, उसको थोड़ी ना चेंज कर पाओगे, वो तो हमारे लिए है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर थोड़ी ना चल रहा है कि उसको एक्सप्लेन कर दें, हमें चीज़ों को पढ़ के उसके बाद चीज़ों को देखना होता है, ठीक है। तुम्हें लगता है कि धीरे चल रही है तो जाहिर सी बात है आप अपना क्लास बंद कर दीजिए और बंद करने के बाद में क्या करिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, गंगा नदी की जब बात कर रहे हैं तो जैसा कि बताया कि कन्नौज से लेकर के बनारस के बीच क्या हो जाती है, इसमें बीओडी की मात्रा आपको कम देख मिलती है और इसी कारण से ये प्रदूषित नदी भी मानी जाती है। बीओडी अर्थात कह सकते हो कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जहां पे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है, जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो यहाँ पे कम हो जाती है। जनरली आप भी जानते हैं कि नदियों में रहने वाले जो जलीय जीव होते हैं या जो जलीय वनस्पतियां होती हैं वो क्या करती हैं, कहीं न कहीं उसी नदी के स्रोत में जो आपके ऑक्सीजन होते हैं उसी को ग्रहण करती हैं। संयोग जब इसकी मात्रा कम हो जाती है तो ये ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहित करें, तो इस कारण से यहाँ पे ना तो जलीय जीव निवास करते हैं ना तो जलीय वनस्पतियां, और कीचड़ की मात्रा अधिक होने के नाते इसको हम क्या मानते हैं, हम अपने यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी मानते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर जो ध्यान रखिएगा यहीं पर देखा जाए किसको आधारित करते हुए, अपने यहाँ पे ही नदियों को आधारित करते हुए, तो एक छोटी सी नदी ध्यान रखिएगा, खास करके आपने सुना भी होगा कर्मनासा नदी, ठीक है। क्या नाम होती है? कर्मनासा नदी। और कर्मनासा की जब बात करते हैं तो ये कर्मनासा नदी किसकी एक सहायक नदी है, तो ये ध्यान रखिएगा,
ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी के रूप में आपको मिलती है। अच्छा, सहायक की अगर बात करते हैं तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, एक और आपने छोटी सी नदी सुनी होगी, कुकरैल नदी। क्या नाम होता है? कुकरैल नदी। और इस कुकरैल नदी की जब बात करते हैं तो उसका क्रम क्या होता है? तो कुकरैल नदी जो है वो आपकी गोमती नदी की सहायक है। किसकी? गोमती नदी की सहायक है। ठीक है, गोमती नदी की सहायक की जब बात करते हैं तो ये क्या हो जाती है? आपकी कुकरैल नदी के रूप में देख मिलती है। ठीक है, तो कुकरैल नदी हो जाती है आपके गोमती की सहायक नदी के क्रम में। ठीक है, गोमती के सहायक की जब बात करते हैं तो उसका क्रम क्या हो जाता है? तो आपके कुकरैल के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, कुकरैल नदी की जब बात करते हैं तो आपकी क्या हो जाती है? गोमती नदी के सहायक के रूप में देखने को मिलता है। अब अगर जो यहीं पर बात करें तो ध्यान रखिएगा, हमारे कुछ नदियों किनारे बसे प्रमुख शहर क्या हो जाता है? हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। नदी किनारे बसे, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। शहरों की अगर जो संकल्पना की बात करते हैं तो ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। और इस क्रम में अगर देखा जाए तो सबसे पहली नदी हम लेते हैं कौन सी? हम लेते हैं गंगा नदी। ठीक है, प्रमुखता से पहली नदी की अगर बात करते हैं तो पहली नदी हम गंगा के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर आपके प्रमुख रूप से स्थित हैं। क्लियर है? तो गंगा के रूप में विशेष ध्यान रखिएगा, आपको देख मिलता है कौन कौन सा? फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, इसके अलावा कन्नौज, फर्रुखाबाद, साथ ही साथ आपका कन्नौज। इसके अलावा बात करते हैं तो आपका कानपुर, कानपुर, प्रयागराज, कानपुर, प्रयागराज, प्रयागराज के अलावा बनारस, प्रयागराज, फिर आपका बनारस। बनारस के अलावा अगर बात करते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा, मिर्जापुर, उन्नाव, मिर्जापुर और फिर आपका उन्नाव, साथ ही साथ गाजीपुर, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर, गाजीपुर आपका गढ़मुक्तेश्वर। और इसके अलावा बात करते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपका सूरो, सूरो, फतेहगढ़, सूरो, फतेहगढ़ और फिर आपका बिल्लौर, सूरो, फतेहगढ़ और फिर आपका बिल्लौर और साथ ही साथ सिंगवेरपुर, सिंगवेरपुर। ये सारे लोकेशन ऐसे हैं जो गंगा नदी के किनारे कायदे से स्थित हैं। क्या हो जाता है? गंगा नदी की जब बात करते हैं तो इस गंगा नदी के किनारे ये प्रमुखता से शहर है, खास करके फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, मिर्जापुर, उन्नाव, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, फतेहगढ़ और बिल्लौर और फिर आपका सिंगवेरपुर। ये सारे लोकेशन आपके हो जाते हैं। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था थोड़ा अटपटा सा, तो दो शहरों का नाम हम यहाँ पे देखते हैं। एक शहर है जिसका नाम है बनारस। तो बनारस के बारे में यह संकल्पना पूछी गई कि बनारस गंगा नदी के किस किनारे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, बा से बनारे और बा से बाएं, अर्थात गंगा की जब बात करते हैं तो गंगा बनारस के क्या हो जाती है? बाएं किनारे पर स्थित है। ठीक है, बा से बनारस, बा से बाएं। क्लियर है? बा से बनारस, बा से बाएं की जब बात करते हैं तो ये क्या हो जाती है? ये आपके गंगा के बाएं किनारे स्थित है। अब जाहिर सी बात है, चूंकि संगम नगरी भी काफी महत्वपूर्ण है तो इस कारण से आपको पता होना चाहिए प्रयागराज गंगा के किस किनारे स्थित है। तो प्रयागराज आपके खास करके गंगा के दाएं किनारे स्थित है। ठीक है, प्रयागराज की ना बात करेंगे, अरे प्रयागराज की बात आ गई, कानपुर शहर की जब बात करते हैं, ठीक है माफ करिएगा, कानपुर की जब बात करते हैं तो कानपुर क्या हो जाता है? आपके गंगा के दाएं किनारे पर स्थित है। तो इस टाइप का भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बनारस गंगा के किस किनारे स्थित है? तो बनारस गंगा के बाएं किनारे पर होता है। कौन
ठीक है, तो गंगा नदी विशेष ध्यान रखिएगा, गंगा क्या हो जाती है, इसका क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो गंगा के किनारे विशेष ध्यान रखिएगा, ये सारे शहर क्या हो जाते हैं, गंगा के किनारे स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर जो देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, अगले ही हो जाती है यमुना नदी। क्या होती है, नदियों के क्रम में अगली जो नदी होती है वो हो जाती है आपकी यमुना नदी। और यमुना के पर्याय की जब बात करते हैं तो यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर प्रमुखता से स्थित हैं, तो यमुना के बारे में विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात तो होती है आपका मथुरा और आगरा। विशेष ध्यान रखिएगा, जो लोग बता रहे हैं कि हरिद्वार है, तो हरिद्वार के अलावा भी और कई सारे शहर हैं, ठीक है, जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, लेकिन हम केवल उत्तर प्रदेश की बात की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की केवल विशुद्ध तरीके से बात किए हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश में क्या है, आपके लोकेशन में आधारित हैं। ठीक है, तो जब हम किसकी बात करें, केवल उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उन प्रदेशों की बात हो रही है, नहीं तो हरिद्वार भी है, बिजनौर के अलावा और देखा जाए और कई सारे शहर आपको देख मिलते हैं। ठीक है, खैर यहाँ पे को देखा जाए तो इनकी जब बात करते हैं तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, मथुरा और आगरा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपका वृंदावन। ठीक है, वृंदावन, वृंदावन के अलावा इटावा क्या हो जाता है, वृंदावन के अलावा इटावा, इटावा भी क्या है, आपके यमुना नदी के किनारे स्थित है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपका कालपी, कालपी, कालपी के बाद आपका हमीरपुर, कालपी और फिर आपका हमीरपुर, कालपी और फिर आपका कालपी के बाद हमीरपुर। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपका बटेश्वर, बटेश्वर, बटेश्वर के अलावा अगर बात करें तो यहीं पे आपका कौशाम्बी, कौशाम्बी, कौशाम्बी के अलावा बागपत, बागपत, और बागपत के अलावा ध्यान रखिएगा प्रयागराज भी। प्रयागराज को आप सम्मिलित मान सकते हैं क्योंकि प्रयागराज आपके गंगा के किनारे भी स्थित है, और जाहिर सी बात है कि यमुना भी क्या करती है, यहीं पे जाके अपना अंतिम स्वरूप ग्रहण करती है, तो इस कारण से आप इसको भी क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। क्लियर? इमरान खान, मतलब पैसा खर्च किए हो, ठीक है, अपने तो ना कमाए होगे, बाप की कमाई खर्च किए हो तो दर्द ना होगा, लेकिन हमें किसी से ना फर्क पड़ता है। एक काम करेंगे, क्लिप लेंगे और सीधे भेज देंगे, तो फिर कोर्स डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर जितनी आपकी जवानी में कड़वाहट भरी है या जितनी गाली आती है, उस गाली की अपेक्षा में 5 गुना गाली आती है, लेकिन हम ना देते हैं। तो कायदे से अगर जो क्लास में बैठे हो तो केवल क्लास की मर्यादा बना के रखो। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ जाइएगा। किसकी बात करें, यमुना नदी। यमुना के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, नदियों के क्रम में ही और कुछ नदियां होती हैं, जैसे गोमती नदी क्या हो जाती है, अगर जो देखा जाए तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, गोमती नदी की जब बात करते हैं तो गोमती नदी का क्रम विशेष ध्यान रखिएगा। तो गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, तो गोमती के किनारे ध्यान रखिएगा, हमारे प्रदेश के 3 महत्वपूर्ण शहर हैं। सबसे पहली बात तो आती है कि गोमती की जब बात करते हैं तो गोमती जो प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, तो ये लखनऊ क्या है, ये लखनऊ आपके गोमती नदी के किनारे स्थित है। बाकी अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो जौनपुर शहर है, इस जौनपुर को खास करके जिसको हम अपने यहाँ पे पूरब का सिराज भी कहते हैं, ये भी इसी के किनारे स्थित है। और इसके अलावा एक शहर और ध्यान रखिएगा, सुल्तानपुर क्या हो जाता है, सुल्तानपुर की जब बात करते हैं तो ये सुल्तानपुर भी क्या हो जाता है, इसी के किनारे स्थित है। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। खास करके जब बात करते हैं तो क्या हो जाता है, जब इसकी बात करते हैं तो इसका क्रम आपको देख मिलता है किसके रूप में, हमारे यहाँ पे जब बात की जाती है तो लखनऊ, लखनऊ के साथ आपका जौनपुर और जौनपुर के अलावा सुल्तानपुर, तो ये शहर क्या हो जाते हैं, ये आपके गोमती नदी के किनारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो गोमती के अलावा अगली जो नदी होती है वो होती है आपकी सरयू नदी। और सरयू की जब बात करते हैं तो सरयू का क्रम क्या होता है, तो सरयू की जब बात करते हैं तो सरयू के क्रम में ध्यान रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है आपकी अयोध्या। ठीक है, भगवान राम की नगरी अयोध्या की जब बात करते हैं तो अयोध्या इसके किनारे स्थित है। बाकी अगर देखा जाए तो गोरखपुर वाले जानते होंगे गोला, और गोला के अलावा बड़हलगंज, बड़हलगंज, और इसकी जब बात करते हैं तो गोला, अड़हलगंज, बड़हलगंज जितने भी हैं, बड़हलगंज,
बड़हलगंज, जो आपके आजमगढ़ या देवरिया या फिर कुशीनगर इधर के लोकेशन वाले होंगे तो इसको जानते होंगे। ये जो लोकेशन होते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्लियर। पूरब का ग्रास किसे कहते हैं, तो पूरब का ग्रास आपके उसी को कहते हैं, किसको, जो आपका कन्नौज होता है। ठीक है, पूरब का ग्रास कन्नौज को बोला जाता है। जौनपुर को हम पूरब का सिराज बोलते हैं। क्लियर, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सरयू नदी किनारे अयोध्या, गोला, बड़हलगंज। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे राप्ती नदी क्या होती है, राप्ती नदी। और राप्ती के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो राप्ती के किनारे आप भी जानते हैं हमारे प्रदेश का जो गोरखपुर शहर है, कौन सा, गोरखपुर की जब बात करते हैं तो ये गोरखपुर शहर राप्ती के किनारे प्रमुखता से देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर जो बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा आपका हिंडन। और हिंडन की जब बात करते हैं तो हिंडन किसके किनारे, तो हिंडन काफ़ी मशहूर है आपका जो गाजियाबाद है। ठीक है, जिला गाजियाबाद की जब बात करते हैं तो गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसके अलावा रामगंगा, रामगंगा आपके अभी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे प्रदेश के 2 जिले खास करके आप भी जानते हैं, जैसे बरेली हो गया, बरेली के अलावा आपका मुरादाबाद। ठीक है, बरेली और फिर आपका जो मुरादाबाद है, ये दोनों शहर क्या होते हैं, ये आपके रामगंगा नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा एक नदी और सई नदी। और सई की जब बात करते हैं तो सई के किनारे कौन सा शहर है, तो सई के किनारे आपका प्रतापगढ़ है। कौन सा, प्रतापगढ़ की जब बात करते हैं तो प्रतापगढ़ क्या हो जाता है, आपके सई नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्या हो जाता है, सई नदी की जब बात करते हैं तो आपके प्रतापगढ़ के किनारे प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। क्लियर है। भोजवाल जी का कहना है कि ए राजा हमके बनारस घुमा दा, तो जाहिर सी बात है कि अपने राजा से विनम्र निवेदन करिए, हो सकिए तो उस तक अपील पहुंचाइए। और बहुत सारे माध्यम होते हैं, चूँकि आजकल सोशल मीडिया का माध्यम है तो उस पर रिक्वेस्ट करना, इवन अगर जो देखा जाए तो आप ट्विटर कैंपेन भी इसके लिए कर सकते हैं कि आपके राजा जी जहाँ पे होंगे वो आपके सामने उपस्थित हों और आपको ले जाके विशुद्ध तरीके से उस बनारस का पूरी तरीके से दीदार कराएं, कि बनारस में अगर जो काशी विश्वनाथ मंदिर है तो उसे देख पाएँ आप। उसके अलावा गोदौलिया घाट का पूरा संदर्भ ले, अलकनंदा कूच पे भी बैठें, गंगा नदी में नहाएं और साथ ही साथ 84 घाटों का पूरी तरीके से विस्तृत विवरण लें। ठीक है, तो उसके लिए आपको ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा। विशेषतः यहाँ तक अगर जो किसी को कोई संदेह हो तो जरूर बताएं, यहाँ तक अगर जो कोई संदेह हो तो इसे बताएं, क्योंकि इसके अलावा हम आगे चर्चा जो करेंगे वो अपने प्रदेश में पड़ने वाले कुछ प्रमुख झीलों की, कुछ कुंडों की चर्चा करेंगे। क्यों, क्योंकि आप भी कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो ये अलग अलग लोकेशन थे, ठीक है, नदियों को लेकर के, तो नदी और नदी के साथ ही साथ शहरों की हमने प्रमुखता से बात कर लिया। अब अगर जो हम बात करेंगे किसको आधारित करते हुए, तो हमारे प्रदेश में जो कुछ झील स्थित हैं और झील को लेकर के कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो कुछ हम अपने प्रदेश की प्रमुख झीलों की भी चर्चा करेंगे। प्रमुख झील या फिर आपके ताल, या आप यहीं पे इसको कुंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन सब का संदर्भ लेंगे कि अगर जो हमारे प्रदेश में कुछ प्रमुख झील, कुंड, ताल ये सारे पड़ते हैं तो इनकी जब बात करते हैं। छुट्टी ना हुई है, मारेंगे सही हो जाओगे। छुट्टी कहाँ से हो गई, छुट्टी 5 बजे होगी, परेशान ना हो। सरयू नदी रिपीट कर दें, सरयू नदी में क्या रिपीट कर दें, सरयू नदी अयोध्या के किनारे स्थित है। और बाकी गोला और बड़हलगंज की जब बात करते हैं तो उसका क्रम देखने को मिलता है। क्या साहब, ठीक है, यहाँ तक क्लियर बा, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी बताओ, नहीं खे चला था आगे बढ़त बाड़ी और देखल जाए एक आध और संदर्भ के लेके, तो जाहिर बात बा कि
जो चर्चा का मुख्य विषय है उबाय, झील, कुंड और ताल। ठीक है, तो ताल तलैया तो तोरे सबके पता हुई, गांव में नहाइले होबा बहुत ज़्यादा। तो आगे बढ़ल जाए, खास करके यह हमें तो ध्यान रखिए, पहल बिंदु हो जाए रामगढ़ ताल या फिर चिलुआ ताल। ठीक है, पहले के संदर्भ के साथ अगर बात करते हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा, खास करके जब जानते हैं रामगढ़ ताल या फिर जिसको हम एक अलग ताल पड़ता है जिसको नाम देते हैं चिलुआ ताल। ठीक है, रामगढ़ ताल या फिर इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक होता है चिलुआ ताल। इन दोनों की अगर बात करते हैं तो इस चीज का संदर्भ ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गोरखपुर। कहाँ पे, गोरखपुर की जब बात करते हैं तो उस गोरखपुर में प्रमुखता से देखने को मिलता है। ठीक है, रामगढ़ ताल और रामगढ़ ताल के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा चिलुआ ताल, ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये आपके गोरखपुर जिले में देखने को मिलता है। क्लियर। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो यही भी ध्यान रखिएगा, एक और देखने मिलता है खास करके बखिरा झील। क्या नाम होता है, बखिरा झील। इस बखिरा झील की जब बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है, तो बखिरा झील जो आपको मिलती है वो आपके संत कबीर नगर जिले में। कहाँ पे, संत कबीर नगर जिले में। ठीक है, संत कबीर नगर जिले की जब बात करते हैं तो वहां पे आपको बखिरा झील प्रमुखता से देखने को मिलता है। क्लियर। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे करेला झील, ठीक है, करेजा नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये है करेला झील। और करेला के अलावा इटौजा झील, करेला और फिर आपका इटौजा झील, इनकी अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है, तो करेला झील और जो आपका इटौजा झील है ये प्रमुखता से आपकी राजधानी लखनऊ में देखने को मिलता है। कहाँ पे, लखनऊ की जब बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजधानी लखनऊ के अंगत विशेषता है करेला झील और फिर आपका इटौजा झील। साथ ही साथ अगर जो देखा जाए तो आप भी जानते होंगे नवाबगंज झील। क्या नाम होता है, नवाबगंज झील। और नवाबगंज झील के अलावा आपका एक और होता है एक और होता है आपका कुंद्रा समुद्र। क्या नाम होता है, एक हो जाता है आपका कुंद्रा समुद्र। अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है, तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य आपने नाम सुना भी होगा, तो ये आपका हो जाता है उन्नाव जिले में। कहाँ पे, उन्नाव जिले की जब बात करते हैं तो उस उन्नाव में प्रमुखता से स्थित है नवाबगंज झील और फिर आपका क्या हो जाता है यहाँ पे कुंद्रा समुद्र। तो कुंद्रा समुद्र और नवाबगंज झील की जब बात करते हैं तो ये आपके उन्नाव जिले में प्रमुखता से देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, एक झील आपकी होती है जिसे नाम दिया जाता है पयाग झील। क्या बोलते हैं, पयाग झील। और इस पयाग झील की जब बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है, तो पयाग झील हमारे उत्तर प्रदेश के बहराइच में पड़ता है। कहाँ पे, बहराइच की जब बात करते हैं तो इस बहराइच के अंतर्गत प्रमुखता से आपको पयाग झील देखने को मिलता है। ठीक है, पयाग झील के अलावा अगर जो देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा बड़ा ताल। ठीक है, बड़ा ताल। और इस बड़ा ताल की जब बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है आपके शाहजहांपुर में। कहाँ पे, शाहजहांपुर में। तो शाहजहांपुर में आपका बड़ा ताल प्रमुखता से आपको देखने को मिलता है। क्लियर है। साथ ही साथ अगर जो देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा पार्वती और अर्गा ताल। क्या नाम होता है, पार्वती व अर्गा ताल। और इसकी जब बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके कहाँ पे देखने मिलता है, तो ये आपके गोंडा जिले में देखने मिलता है। ठीक है, गोंडा की जब बात करते हैं तो उस गोंडा में पार्वती और अर्गा ताल प्रमुखता से देखने मिलता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जिरगो, सिरसी, जिरगो और फिर आपका सिरसी। ठीक है, जिरगो और फिर आपका सिरसी और इसके अलावा टांडा दर्द। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं तो ये क्या है, तो जिरगो जलाशय है, सिरसी जलाशय है। और टांडा दर्द की जब बात करते हैं तो ये भी एक आपका क्या है, खड्ड है जहां पे पानी की मात्रा इकट्ठी होती है। तो इन सब की जब बात करते हैं तो ये कहां स्थित है, तो ये आपके मिर्जापुर जिले में स्थित है। कहां पे, मिर्जापुर जिले की जब बात करते हैं तो उस मिर्जापुर में प्रमुखता से आपको देख मिलता है। क्या नाम है, जिरगो जलाशय, सिरसी जलाशय और फिर आपका टांडा दर्द। तो ये क्या हो जाता है, ये आपको प्रमुख रूप से देख मिलता है किसके रूप में, आपको देख मिलता है मिर्जापुर जिले के रूप में। क्लियर है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा भृगु ताल, भृगु ताल। और भृगु ताल के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा बिसैथा ताल। क्या नाम होता है, बिसैथा ताल, भृगु ताल और फिर आपका बिसैथा ताल।
अगर जो इनकी बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है, तो भिरगू ताल और बिसैथा ताल जो स्थित है वो आपके उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में। कहाँ पे, रायबरेली की जब बात करते हैं तो इस रायबरेली जिले में प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलता है। क्लियर। इसके अलावा अगर यहीं पे बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा लीलाऔर झील, क्या नाम होता है, लीलाऔर झील। और लीलाऔर झील की जब बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है, तो लीलाऔर झील जो आपको मिलती है वो वर्तमान में आपके सुरमा नगरी आपके बरेली में देखने मिलती है। ठीक है, तो बरेली की जब बात करते हैं तो इस बरेली में स्थित आपका लीलाऔर झील। कोई संशय? ग्रुप डी के लिए ये क्लास ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ग्रुप डी में यूपीजी के स्पेशल नहीं पूछा जाता है। ये क्लास अगर जो देखा जाए तो ये कह सकते हो कि यहाँ पे क्लास कांस्टेबल वाले ले सकते हैं, लेखपाल वाले ले सकते हैं, या यूपी TSS का कोई एग्जाम देते हैं जैसे फॉरेस्ट गार्ड का हो गया, इवन यूपी PCS के द्वारा RO का एग्जाम हो गया, या PCS की परीक्षा हो गई, साथ ही साथ यूपी के संदर्भ में जो आपकी ANM की परीक्षा लगी है। और अगर जो देखा जाए तो यूपी PCS के संदर्भ में और भी कई सारे एग्जाम होते हैं जैसे टीचर यूजर का होता है, साथ ही साथ यूपी टेट सुपर टेट वाले, इवन अगर देखा जाए तो UPSI वाले तो काफ़ी फेमस है। और भी यूपी के द्वारा जो यूपी TSS के द्वारा कोई भी एग्जाम लिया जाता है, इन द सेंस कह सकते हो कि यूपी स्टेट के लिए अगर जो कोई एग्जाम लेते हैं तो उसमें आपका हो जाएगा। ठीक है, टांडा के आगे क्या लिखा है, टांडा के आगे दर्त लिखा है। ठीक है, टांडा के आगे दर्त लिखा है। दर्त मतलब आप जानते हैं दर्रा, दर्रा या फिर एक तरीके से जिसको हम क्या मानते हैं अपने यहाँ पे खड्ड भी मानते हैं। ठीक है, टांडा दर्त। क्लियर, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कोई टेक नहीं है, कोई टेक नहीं है, बस सीधे आप चीज़ों को देखते जाइए और याद करते जाइए, यही आपके लिए सबसे आसान तरीका है। क्लियर। हाँ, लोअर PCS के भी लिए ले सकते हैं। ठीक है, आर्मी वालों में भाई देखो, अब आर्मी का जो पेपर होता है उसमें तो जनरली नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, और नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं वो पूरे भारत से संबंधित होंगे। तो राज्य वाले अगर जो लेते हैं तो भाई कोई ऐसा मतलब नहीं है, अलग अलग नहीं है। सीधी सी अगर बात की जाए तो सारी संरचनाएं एक है भाई। झील में क्या होता है, झील में बालू थोड़ी न भरा होता है, झील में भी पानी होता है। ताल की अगर बात करोगे तो ताल में भी पानी होता है, कुंड की अगर बात करते हैं तो कुंड में भी पानी होता है, लेकिन इसकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं। लेकिन कॉमन सेंस की अगर बात करते हैं तो ये सब पानी के ही संदर्भ देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलेगा। इसके बाद अगर बात करें तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, लीलाऔर झील के बाद अगर जो बात करें तो हमारे यहाँ पे खास करके एक झील होती है जिसका नाम होता है बेती झील। क्या नाम होता है, बेती झील। और बेती झील के अलावा अजगरा झील, अजगरा झील, बेती झील और फिर आपकी अजगरा झील, और साथ ही साथ नैया झील। ठीक है, क्या नाम होता है, नैया झील। अगर जो इन सबके झीलों की बात करें तो ये आपके प्रदेश में कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा बेती, अजगरा और फिर आपके नैया। अगर जो इन सब की बात करते हैं तो ये आपके प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। कहाँ पे, प्रतापगढ़ जिले की जब बात करते हैं तो इस प्रतापगढ़ में विशेषतः ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रतापगढ़ में बेती, अजगरा और फिर आपका कह सकते हो कि यहाँ पे नैया झील, इन सब का क्रम आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, आपने सुना भी होगा सुरहा ताल। क्या नाम होता है, सुरहा ताल। और सुरहा ताल की जब बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है, तो सुरहा ताल जो आपको स्थित देखने मिलता है वो आपके बलिया में। कहाँ पे, बलिया की जब बात करते हैं तो इस बलिया में प्रमुखता से स्थित है सुरहा ताल। ठीक है, सुरहा ताल आपके बलिया में प्रमुखता से देखने मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं तो यहीं पर ध्यान रखिएगा मोती झील, मोती झील और फिर आपकी गौर झील। क्या नाम होता है, मोती झील और फिर आपकी गौर झील। अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको देख मिलता है आपके रामपुर जिले में। कहाँ पे, रामपुर जिले की जब बात करते हैं तो उस रामपुर जिले में मोती झील और फिर आपका गौर झील। क्लियर है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा शुक्रताल। क्या नाम होता है, शुक्रताल। अगर जिसकी बात करें तो ये आपके मुजफ्फरनगर जिले में। कहाँ पे, मुजफ्फरनगर जिले में, मुजफ्फरनगर जिले में शुक्रताल प्रमुखता से देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा रामताल। क्या नाम होता है, रामताल। और रामताल की जब बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है, तो ये आपके मेरठ में प्रमुख रूप से। ठीक है, मेरठ की जब बात करते हैं तो वहां पे आपका रामताल प्रमुखता से देख मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा कीठम झील। आपने अक्सर नाम सुना होगा कीठम का, क्यों, क्योंकि इसको रामसर साइड में भी शामिल किया गया। तो कीठम झील की जब बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको देख मिलता है आगरा के अंतर्गत। ठीक है, आगरा की अगर बात करते हैं तो उसमें आपका कीठम झील प्रमुखता से स्थित है, और इसी अभी क्या किया गया था, रामसर साइड में भी सम्मिलित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा सेखा झील। क्या नाम होता है, सेखा झील।
और सेखा झील की जब बात करते हैं तो वो कहाँ पे स्थित है, तो सेखा झील जो आपका स्थित है वो वर्तमान में आपके अलीगढ़ में पड़ता है। कहाँ पे, अलीगढ़ की जब बात करते हैं तो उस अलीगढ़ में प्रमुखता से देखने मिलता है सेखा झील का नाम क्या होता है। सेखा झील की जब बात करते हैं तो इसका क्रम आपको दे मिलता है कहाँ पे, ये आपको दे मिलता है आपका जो खास करके अलीगढ़ का लोकेशन है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा एक गोविंद बल्लभ पंत के नाम से, किसके नाम पे, गोविंद बल्लभ पंत के नाम से क्या है, हमारे यहाँ पे एक सागर देख मिलता है, खास करके गोविंद बल्लभ पंत सागर। और इस सागर को हम खास करके एक नाम देते हैं, एक और नाम दिया जाता है इसी को रिहंद सागर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को रिहंद सागर भी कहा जाता है, जो कि रिहंद नदी के ऊपर आधारित है। और ये स्थित है आपके सोनभद्र के अंतर्गत। कहाँ पे, सोनभद्र में एक जगह पड़ता है पिपरी, तो वहां पे आपको देखने मिलता है इस सोनभद्र के अंतर्गत आपका स्थित है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में क्या है, कृत्रिम प्रकार की झील है। क्या है, कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील मतलब जनरली झील मतलब कह सकते हो कि एक प्राकृतिक संरचना होती है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया। लेकिन यहाँ पे कोई बात करते हैं तो ये झील क्या होती है, कृत्रिम झील है। और कृत्रिम झील इन द सेंस कि ये मनुष्य के द्वारा डेवलप की गई है। मनुष्य ने क्या किया, चारों तरीके से बांध बना दिया, और बांध बनाने के क्रम में अगर देखा जाए तो बांध बनाने के बाद वहां पे क्या हो गई, पानी इकट्ठा हो गई। तो इसको हम देखते हैं, क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्लियर। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपका अलवारा झील, क्या नाम होता है, अलवारा झील। और अलवारा झील की जब बात करते हैं तो ये कहां पे स्थित है, तो ये हमारे कौशाम्बी जिले में पड़ता है। कहां पे, कौशाम्बी जिले की जब बात करते हैं तो इस कौशाम्बी जिले में प्रमुखता से आपका अलवारा झील देखने को मिलता है, ठीक है। अलवारा के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा आधी ताल, और आप आधी ताल बड़े स्तर पे सुने भी होंगे। आधी ताल की जब बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है, तो आधी ताल आपको देख मिलता है किसके रूप में, तो ये आपके बनारस में देख मिलता है। कहाँ पे, बनारस की जब बात करते हैं तो इस बनारस में प्रमुखता से आपका आधी ताल देखने को मिलता है, ठीक है। बनारस की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपका आधी ताल प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, क्लियर है। साथ ही साथ आधी ताल के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा ताल तलैया के अंतर्गत ही एक झील आपको देख मिलता है, खास करके जिसका नाम है दरवन झील। क्या नाम है, दरवन झील। दरवन झील, इस दरवन झील की जब बात करते हैं तो ये कहां पे स्थित है, तो दरवन झील विशेष ध्यान रखिएगा ये आपके फैजाबाद में पड़ता है। कहां पे, फैजाबाद की जब बात करते हैं तो उस फैजाबाद में आपका दरवन झील प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर जो देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा लक्ष्मी ताल और फिर आपका बरुआ सागर। क्या नाम होता है, लक्ष्मी ताल, लक्ष्मी ताल और फिर आपका बरुआ सागर। और इन दोनों की जब बात करते हैं तो ये कहां पे स्थित है, तो ये आपके झांसी में प्रमुखता से स्थित है। कहां पे, झांसी की जब बात करते हैं तो उस झांसी में लक्ष्मी ताल और फिर आपका बरुआ सागर प्रमुखता से देखने को मिलता है, ठीक है। यहां पे आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपका मदन सागर, और मदन सागर की जब बात करते हैं तो ये कहां पे स्थित है, तो मदन सागर जो आपका स्थित है वो आपके महोबा में पड़ता है। कहां पे, महोबा की जब बात करते हैं तो उस महोबा में खास करके आल्हा उदल की धरती पर ही आपको मदन सागर देख मिलता है। और मदन सागर के अलावा अगर बात करते हैं तो ही पे ध्यान रखिएगा एक और जिसको नाम ही दिया जाता है सागर ताल। क्या बोलते हैं, इसको नाम ही दिया जाता है सागर ताल। और ये जो सागर ताल है वो कहाँ पे है, ये आपके बदायूं जिले में है। कहाँ पे, बदायूं जिले की जब बात करते हैं तो उस बदायूं जिले में प्रमुखता से आपको सागर ताल देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आप भी जानते हैं कि अभी आपने चर्चा भी किया था फुलहर ताल, फुलहर ताल या गोमत ताल, तो ये कहां पे स्थित है, ये आपके पीलीभीत जिले में स्थित है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, खास करके ये सारे झील ताल तलैया ऐसी हैं जो आपको बड़े स्तर पे क्या होते हैं, आपके परीक्षा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहीं पे ध्यान रखिएगा दरवन झील, दरवन झील। और दरवन झील के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। दरवन नहीं, अरे दरवन नाम आ रहा है, दरवन तो आपका फैजाबाद में है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं दहर झील। क्या बोलते हैं, दहर झील। और दहर झील के अलावा आपका भिजवान, दहर झील और आपका भिजवान झील। अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके हरदोई जिले में पड़ता है। कहाँ पे,
हरदोई की जब बात करते हैं तो इस हरदोई में प्रमुखता से आपका भिजवान और फिर आपका दहर झील देखने को मिलता है। क्लियर। साथ ही साथ अगर जो देखा जाए तो आपका देवरिया ताल, और देवरिया ताल विशेष ध्यान रखिएगा क्यों, क्योंकि ये काफी मशहूर है। देवरिया ताल ऐसा लगता है कि देवरिया में स्थित है, लेकिन ये स्थित है आपके कन्नौज में। कहां पर, इसकी अगर बात करते हैं तो ये आपके प्रमुखता से कन्नौज में स्थित है। ठीक है, देवरिया ताल कन्नौज में। साथ ही साथ अगर जो देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा भीखा ताल, क्या नाम होता है, भीखा ताल। और भीखा ताल की जब बात करते हैं तो ये कहाँ पे, तो ये जो आपका इटावा जिला है उस इटावा के अंतर्गत। ठीक है, इटावा की जब बात करते हैं तो उस इटावा में प्रमुखता से भीखा ताल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका सीता कुंड, सीता कुंड, और सीता कुंड के अलावा अगर जो देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा आपका चक्र कुंड। चक्र कुंड की ऐसी मान्यता है कि जहां पे भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र क्या हुआ था, गिर गया था और उसके बाद वो पाताल लोक में चला गया। तो चक्र कुंड ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये आपके सीतापुर में स्थित है। सीतापुर खास करके जहां पे आप 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के रूप में जानते हैं, तो वहां पे आपको सीता कुंड और सीता कुंड के अलावा चक्र कुंड जिसे हम नैमिष के रूप में जानते हैं उसका क्रम देखने को मिलता है। क्लियर है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहीं पे ध्यान रखिएगा भरत कुंड, क्या नाम होता है, भरत कुंड। और भरत कुंड की जब बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है, ये आपके अयोध्या में देखने को मिलता है। क्लियर। अयोध्या की जब बात करते हैं तो उस अयोध्या में आपका भरत कुंड विशेषता देखने को मिलता है। क्लियर। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक चीज ध्यान रखिएगा नौह झील, क्या नाम होता है, नौह झील। और नौह झील की जब बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके मथुरा में देखने को मिलता है। ठीक है, मथुरा के अंतर्गत। हालांकि मथुरा में और भी कई सारे हैं, जैसे अगर जो देखा जाए तो आपका राधा कुंड भी है, श्याम कुंड भी है, गोविंद कुंड है और मानसी गंगा है। तो ये सारे भी हैं, लेकिन ये कॉमन नाम है जिसको लगभग आप सभी जानते होंगे। ये सारे नाम थोड़े से कुछ कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, तो इस कारण से इसको हम देखने की बात करते हैं। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं ये वाला पहलू आपको समझ में आया होगा और इन सारे बिंदुओं को आपने समझा भी होगा। ठीक है, तो हाँ बहुत ज़्यादा है ये मानते हैं, लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, कई बार सीधे क्या होता है क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो संदर्भ में अगर जो कोई समस्या लगती है तो आप जरूर बताएं। 1 सेकंड का समय आपका चाहेंगे कि अगर जो कोई समस्या लगती है या कोई पहलू कोई बिंदु अगर जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको जरूर बताएं। ठीक है, और अगर जो अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो ये तो बहुत अच्छी उपलब्धि होती है, क्योंकि आप चीज़ों को समझ चुके हैं। देखिए, अब जैसा कि आप कह रहे हो कि इतना याद कैसे होगा, तो देखिए याद करने के लिए एक दिन में तो कोई ना याद होगा, ये बात कह सकते हो कि अटूट सच है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को एक दिन में कभी ना कर पाते हैं। लेकिन हाँ ये जरूर कहा जाएगा कि अगर जो आप धीरे धीरे चीज़ों को याद करेंगे, मतलब एक बार में रिवाइज कर लिया, दूसरी बार में रिवाइज कर लिया, तीसरी बार में रिवाइज कर लिया, तो इस तरीके से जब आप लगातार 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर क्या हो जाएगा, आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा कोई परेशान हो गया, इसके अलावा से कोई ना परेशान मत हो, सारी चीज़ आपको देखने मिलेंगी। खास करके जब आप बात करते हैं किसको आधारित करते हुए, अपने यहाँ पे बात करते हैं कि हम चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, अरे बाप रे बाप, ठीक बात हो कि कोनो दिक्कत बा। पीलीभीत में क्या लिखा है, पीलीभीत में जाहिर सी बात है कि पीलीभीत में हमने बताया फुलहर झील है, और फिरहल झील के अलावा आपका जो गोमत ताल है इसका क्रम हमने बताया। ठीक है, इन सबको रटना ही पड़ेगा भाई। हाँ, सीता कुंड, एक सीता कुंड आपके अयोध्या में है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि एक जो सीता कुंड है वो आपके अयोध्या में भी स्थित है। क्लियर। इम्पोर्टेंट सभी हैं, इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन जाहिर सी बात है परीक्षा में पूछे जाते हैं तो वही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी कारण से तो जो आपके प्रदेश में पढ़ते हैं और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस कारण से हमने क्या किया, इसको देख लिया। बेताब नदी, वाह भाई वाह, बेताब नदी वही वाली कंडीशन हो गई कि तुमने इतना बेचैन किया। बैटरी खत्म हो गई, अच्छी बात है। तूने बेचैन इतना जिया तो किया, तूने बेचैन जिया तो किया। कोई समस्या हो तो बता दो। हाँ आज बहुत हो गया, इसके बाद ख़त्म कर देना। अच्छा आपन बताई, आपन तो हमार कुल ठीक बा, तोहरे सब में कोई संशय तो बताया दा।
कुछ है कि बस 9 बजे मिलेगा? अच्छा ठीक है, डांस वाला वीडियो बनाएंगे, लेकिन उसके लिए जाहिर सी बात है कि आपको वो देना पड़ेगा ना, क्या कहते हैं, टिप देना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है डांस वाले में आपने देखा होगा कहीं पे अगर जो डांस प्रोग्राम वगैरह होता है तो उसका में यही होता ना कि 10 रुपये का पुरस्कार अमित पांडे की तरफ से और गाने की बोल है, ठीक है, या फिर 20 रुपये का पुरस्कार या 50 रुपये का पुरस्कार। तो ये चीज़ें तभी निकलती हैं, अंदर से एनर्जी मिलती है कि चलो कम से कम सामने वाला बेचारा इतना परेशान है, 10-20 रुपये की उपलब्धि दे रहा है, तो फिर हम उसके बाद क्या करें, उसका संशय दूर करने के लिए उसके हिसाब से कुछ गाने की फरमाइश से यहाँ पे ले लें, ठीक है। तो डांस वाला वीडियो तभी हो पाएगा, ऐसे अपने मन से थोड़ी ना होगा। सीतापुर अयोध्या में नहीं, सीतापुर अयोध्या में का, सीतापुर एक अलग जिला है, ठीक है, सीतापुर के अलावा एक आपका अलग जिला है। कौनो संशय ना बा। अच्छा, यूपी से क्वेश्चन, वो यूपी से क्वेश्चन ना आते हैं, वैसे हम केवल यहाँ पे बस खड़े हो गए थे, हमारा मन ना लग रहा था अपने रूम पे, और एग्जामपुर वाले भी बोले आप खाली हो, चलो ठीक है, खाली हो तो एक क्लास लगा लो, ठीक है। महाराज क्वेश्चन देखने के लिए आपको जाहिर सी बात है प्रीवियस पेपर देखना चाहिए, इतना भी ना करोगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम तो कुछ ना करेंगे। मनोबल बढ़ाएं, बढ़ो, उठो जी, मनोबल उठो, उठो, चाय चाहिए, कॉफ़ी, कैसे उठोगे, उठ ही ना रहे हैं। अब मनोबल हम कैसे उठा पाए, सो पड़े हुए पूरी तरीके से, उठ जा भाई, अरे कुछ ले ले, चाय पानी ले ले कुछ, उठ जा। देखते हैं, कोशिश करते हैं, आज उठा देंगे मनोबल को। ब्लैक बोर्ड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आप भी जानते हैं ब्लैक बोर्ड यूज करने के नाते बहुत सारे बच्चे खास करके जब प्रिंट निकलवाते हैं तो प्रिंट निकलवाने के क्रम में उनका प्रिंट नहीं हो पाता है, ठीक है। चंबल चला जाए, ज्वाइन करोगे, सही बात है, चंबल चलो, कोई दिक्कत ना, हम कब मना किए। प्रेमचंद इस बात से काफी परेशान है कि आखिर हम कहाँ से हैं, ठीक है। तो प्रेमचंद की भाषा में अगर जो बात करें तो जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश जानते हो, और उसी उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, ये भी जानते हो। 75 जिलों में 351 तहसील है, ये भी जानते हो, और 351 तहसील के बाद 826 ब्लॉक है, ये भी जानते हो। और साथ ही साथ अगर बात करें ग्राम पंचायत की तो इसकी संख्या 59,073 है, ये भी जानते हो। तो इसी क्रम को अगर जो उठा के देखें तो उत्तर प्रदेश नाम के राज्य में 18वें मंडल के अंतर्गत एक मंडल पड़ता है बस्ती मंडल, और बस्ती मंडल में जो 75 जिले होते हैं उन 75 जिलों में से एक जिला है सिद्धार्थनगर जिला, और सिद्धार्थनगर जिले में जो 826 ब्लॉक हैं उसमें एक ब्लॉक पड़ता है मिठवल ब्लॉक। और ग्राम पंचायत की जब बात करते हैं जो कि 59,073 है, तो उसमें से एक आपकी ग्राम पंचायत है तेलौरा नाम से, वहाँ पे विनोद कुमार पांडे नाम है हमारे पिताजी का, और हमारा नाम है अमित पांडे, माताजी हैं अन्नपूर्णा देवी, भाई साहब हैं पुनीत कुमार पांडे, चाचा हैं प्रमोद कुमार पांडे, भाई है कह सकते हैं एक तरीके से छोटा भाई जिसका नाम है प्रदीप कुमार पांडे, और कुछ घर में दादी हैं, घर में चलो फिर हमें लगता है कोई संशय नहीं है, बाकी मिलेंगे किसी दिवस में तो फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और संदर्भों का साथ यहीं पे रखिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हम ऐसे ना मिलते हैं। आपको हमने कई बार बताया है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, जो अवतार हुआ था, वो हुआ था आपके सिद्धार्थ नगर में, और उसी सिद्धार्थ नगर में ही जब गौतम बुद्ध के 350 अवतारों की बात करते हैं तो उसके बाद एक अवतार आपको देखने मिलता है, लेकिन एक अवतार जो होगा वो अगला होगा मैत्रेय के रूप में। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया थोड़ा सा सीन गड़बड़ है, आप चले जाइए। कहाँ चले जाइए? जाहिर सी बात है उसी सिद्धार्थ नगर में एक बार फिर से अवतार ले लीजिए। तो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी बोध गया में, लेकिन बोध गया में ज्ञान प्राप्ति करने के बाद वो चले गए थे कहाँ पे? सारनाथ में उपदेश देने लगे। तो लोगों ने उनके उपदेश को सुना था। क्यों? क्योंकि लोग मानते थे अच्छा भगवान बुद्ध हैं, भगवान हैं, लेकिन हमारा उपदेश कोई ना मानता। और इसी कारण से हमने क्या किया, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का माध्यम चुना। और ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो विशेषता आप भी जानते होंगे कौन सा है, एग्जामपुर है। ठीक है, तो इस एग्जामपुर के माध्यम से हम आपके सामने जुड़ते हैं, जहाँ पे आप ना चाहते हुए भी हमें सुनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जुड़े हैं।
ठीक है, तो बाकी कोई संशय होती है, कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर बताएं। क्यों? क्योंकि इसको आधारित करते हुए जो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, अगर जो उनकी बात की जाए तो उसका क्रम देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।